चलिए, चल रहा है स्ट्रेंथनिंग कॉलम बीम एंड स्लैब। तो कॉलम को हम पहले यानी स्ट्रेंथन करते हैं बाय जैकेटिंग और बाय इनलार्जमेंट, सेक्शन इनलार्जमेंट। इसी तरह उसकी डक्टाइल नेचर को भी बढ़ाते हैं बाय यूजिंग टाइज, स्टीरप्स, और जॉइंट्स पे भी यानी फोकस करते हैं ताकि जॉइंट्स भी स्ट्रेंथन हो। इसी तरह बीम की फ्लेक्सुरल कैपेसिटी बढ़ाएंगे और उसकी फ्लैंज थिकनेस भी बढ़ा दी, स्टील भी बढ़ा दी और शेयर कैपेसिटी भी इंक्रीज़ की ताकि वो फ्लेक्चरली भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, शेयर कैपेसिटी भी उसकी बढ़े। उसके बाद स्लैब की परफॉर्मेंस स्ट्रेंथन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, द परफॉर्मेंस ऑफ द स्लैब कैन बी इम्प्रूव बाय प्रोवाइडिंग ओवरलेस in case of negative moment deficiency and underlay in case of positive moment deficiency। तो यानी पॉजिटिव मूवमेंट कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए हम अंडरले करेंगे, यानी स्लैब्स के बॉटम पे स्टील और थिकनेस इंक्रीज करेंगे, और नेगेटिव मूवमेंट कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए ओवरले यानी एग्जिस्टिंग स्लैब के ऊपर हम न्यू स्लैब और स्टील प्रोवाइड करेंगे। इससे ये स्लैब की थिकनेस बढ़ने पे, स्टील प्रोवाइड करने पे उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। The addition of overlay underlay will also increase the stiffness of the slab and control the excessive deflection problem। स्टिफनेस भी बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा थिकनेस बढ़ेगी उतना वो डिफ्लेक्शन प्रॉब्लम भी नहीं होगा, क्योंकि जितना थिन मेंबर होगा उतनी उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो होती है। The slab also are generally safe in shear, as such no need is likely to occur for shear strengthening except flat slab near column capital। तो स्लैब की जितनी थिकनेस बढ़ेंगे गोया कि उसकी शेयर कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, तो स्लैब के हमें कोई शेयर इन्फोर्समेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यह है कि जो फ्लैट स्लैब है यानी स्लैब सपोर्टेड ऑन कॉलम, डायरेक्ट सपोर्टेड ऑन कॉलम यानी कोई दरमियान में कोई बीम नहीं है, उस केस में जहाँ पे कॉलम है यानी कॉलम कैपिटल, उस लोकेशन में भी स्लैब की थिकनेस जो है ना वो उसको और बढ़ाना पड़े ताकि वो शेयर कैपेसिटी भी उसकी इंक्रीज हो। उसके बाद क्रैक्स और जॉइंट्स हैं स्ट्रेंथिंग में, ये भी हमने यानी एड्रेस करना है इस प्रॉब्लम को भी, कि कहीं पे अगर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में क्रैक्स हैं या जॉइंट्स हैं तो उनको हमने प्रॉपरली यानी स्ट्रेंथन करना है। कंक्रीट और मेसनरी स्ट्रक्चर टेंशन में वीक होते हैं, इसलिए उसमें मोस्टली टेंसाइल नेचर के फेलियर होता है। तो अब क्रैक्स की दो टाइप्स होती हैं, इनएक्टिव क्रैक्स हैं जो डॉर्मेंट क्रैक्स जिन्हें कहते हैं, और एक्टिव क्रैक्स हैं। द कॉज ऑफ क्रैकिंग शुड बी एग्जामिन्ड इन डिटेल एंड रेमेडियल मेजर्स टेकन अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये हमने डिटेल के साथ इसको देखा भी है कि रीज़न क्या है क्रैक की, और फिर उस रीज़न को पहले जानना है, फिर उसके मुताबिक उसकी रिपेयर टेक्निक को यूज़ करना है। इनएक्टिव नॉन मूविंग क्रैक इन मैसनरी कैन बी repaired by stitching, grouting with non-shearing grouts also repair these types of cracks। और भी जो हमने ड्रिल एंड प्लजिंग मेथड और कितने मेथड पढ़े हैं इनएक्टिव क्रैक्स को जो है ना सील करने के लिए। द एक्टिव क्रैक required for accommodating thermal movement shall be repaired by suitable locating the expansion joints and filling them with flexible material like polysulfate, bituminous filler, etc। यानी इसमें केमिकल ग्रूटिंग करेंगे अगर अंडर वाटर स्ट्रक्चर है, और इसी तरह जो एक हम यानी यूज़ करेंगे फिलर मटेरियल, फ्लेक्सिबल फिलिंग करते हैं इसकी एक्टिव क्रैक्स को यानी सील करने के लिए। उसके बाद प्रोटेक्शन कवर भी है रेट्रोफिटिंग में, प्रोटेक्टिव मेजर फॉर प्रिजर्वेशन एंड एक्सटेंडिंग द सर्विस लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, दे आर गिवन बिलो वाटर प्रूफिंग। जैसे देखा होगा आपने कि एक्सटर्नल वाल के ऊपर बिचुमन का कोट कर देते हैं बाहर, ताकि उसमें वाटर पेनिट्रेट ना कर सके बाहर से। डिप्रेस फ्लोर ट्रीटमेंट, टेरेस ट्रीटमेंट, सन शेड, सरफेस ट्रीटमेंट, क्रिएशन ऑफ बैरियर, यानी ये डिफरेंट प्रोटेक्टिव टेक्निक्स हैं जो फ्लोर को प्रोटेक्ट करने के लिए या भी जो है ना टेरेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टील को, कंक्रीट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये चीज़ें थी हमारी बेसिक्स थी रेट्रोफिटिंग की। उसके बाद आगे सिस्मिक रिहेबिलिटेशन, सिस्मिकली कहीं डैमेज है तो उसको कैसे हम
रिपेयर करेंगे, उसकी रिहेबिलिटेशन कैसे करेंगे। जैसे फर्स्ट है रिकवर ओरिजिनल परफॉर्मेंस, जो डैमेज है या कोई डिटोरिएशन हुई है ड्यू टू सिस्मिक, उसको रिपेयर करना। अपग्रेड ओरिजिनल परफॉर्मेंस को बढ़ाना थ्रू स्टिफन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। जैसे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में शियर वाल नहीं है तो अब हमने उसमें शियर वाल प्रोवाइड कर दी ताकि उसकी परफॉर्मेंस अपग्रेड हो जाए। स्ट्रेंथिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर दिया सेक्शन इनलार्जमेंट के थ्रू, या और जो हमने पीछे चीज़ें पढ़ी हैं। और रिड्यूस इरेगुलरिटी, ओरिजिनल परफॉर्मेंस बढ़ाया थ्रू इरेगुलरिटी को रिड्यूस किया। जितना स्ट्रक्चर इरेगुलर होगा उतना उस पर सिस्मिक फोर्सेस का इफेक्ट ज़्यादा होगा। यूज सप्लीमेंटल डैम्पिंग डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस यूज़ करना कि जिससे यानी स्ट्रक्चर में अब्जॉर्बेंट क्वालिटी बढ़े, यानी अर्थक्वेक फोर्सेस को वो अब्जॉर्ब कर सकें। रिड्यूस सिस्मिक रिस्पांस, रिड्यूस मैसेस, जितना हैवी मैस होगा उतना उसके ऊपर अर्थक्वेक का इफेक्ट ज़्यादा होगा। मैस को रिड्यूस कर दिया, जैसे हमने देखा कि कहीं पे यानी लोड को हम रिड्यूस कर देते हैं, पार्टीशन वाल हमने रिड्यूस कर दी, उनका वेट लाइट वेट बना लिया। और आइसोलेट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, जितना जितनी स्ट्रक्चर की लेंथ ज़्यादा होती है उतना अर्थक्वेक की वजह से इफेक्ट उस पर ज़्यादा आएगा। इसलिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स हम यूज़ करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स यूज़ करते हैं ताकि स्ट्रक्चर एक ही पार्ट में होने के बजाय 2-3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। जितने ज़्यादा पार्ट्स होंगे उतनी उसकी एक सिस्मिक परफॉर्मेंस जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। रिपेयर, कॉस्मेटिक रिपेयर एंड स्ट्रक्चरल रिपेयर, ये हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डैमेज में कि ज़ीरो क्लास में सिर्फ जो रिपेयर करनी पड़ती है कॉस्मेटिक है, यानी फिनिशेस की रिपेयर कर दी, कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट नहीं है। और स्ट्रक्चरल रिपेयर में अब यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्सटेंट ऑफ क्रैक उसकी रिपेयर होगी। जैसे कहीं पे क्रैक इंजेक्शन विद अपॉक्सी है, कहीं क्रैक इंजेक्शन विद ग्राउटिंग है, कहीं स्पॉल रिपेयर करना पड़ेगा कि कंक्रीट जो है वो उसकी उखड़ी हुई है उसको दोबारा रिपेयर करना है। कहीं पे हमें रीबार रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, कहीं पे अगर मेजर क्रैक्स हैं यानी मेजर रिपेयर रिक्वायर्ड है तो मे बी वॉल रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चरल को एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डिमोलिश करके उस पर यानी न्यू स्ट्रक्चर रिप्लेस करना पड़ेगा उसकी जगह। तो चॉइसेस ऑफ सिस्मिक स्ट्रेंथनिंग स्कीम, जो भी स्ट्रेंथनिंग स्कीम यूज़ करें सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो यानी जो भी सोल्यूशन हो वो मस्ट करेक्ट नाउन सिस्मिक डेफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। जो भी सोल्यूशन हम फाइनलाइज करें वो सिस्मिक डेफिशिएंसी सिस्टम को समझ कर करें कि डेफिशिएंसी कहाँ पे है कि जिसकी वजह से इसमें सिस्मिक डैमेज हो सकता है सिस्मिक की वजह से। मस्ट बी स्ट्रक्चरली कंपैटिबल विद एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, तो रेट्रोफिटिंग में जो भी कोई एडिशन करनी है मेंबर्स की तो वो कंपैटिबल होना चाहिए विद स्ट्रक्चरली विद एग्जिस्टिंग सिस्टम में, फंक्शनली भी और एस्थेटिकली भी कंपैटिबल। फंक्शनली एस्थेटिक, फंक्शनली का मतलब ये है कि ये ना हो कि कोई वॉल ऐसी जगह पे प्रोवाइड कर दें कि कोई एक रूम भी बंद हो जाए, ठीक है, कोई ऐसी ओपन स्पेस को बंद किया या ऐसी बंद स्पेस को ओपन कर दिया कि जिसकी वजह से वो नॉन फंक्शनल बन गया वो यानी पार्ट ऑफ बिल्डिंग। एस्थेटिकली भी यानी वो खूबसूरत भी रहे, एस्थेटिकली भी कोई अजीब सी चीज़ ना लगे कि जी यहाँ पे ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर दी है रेट्रोफिटिंग के लिए। मस्ट मीट द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस गोल, लाइफ सेफ्टी उसकी बढ़े, जो पहले उसमें अनसिक्योरिटी थी तो जो भी टेक्निक यूज़ करें उससे यानी सिक्योर हो जाए बिल्डिंग और लिमिटेड डैमेज हो। मस्ट मिनिमाइज द डिस्ट्रप्शन ऑफ टू ऑक्यूपेंट्स, जो उसमें रहने वाले हैं जो चीज़ें हैं उनकी डिस्ट्रप्शन भी कम से कम हो। मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव, जो भी सोल्यूशन हो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, अवेलेबल मटेरियल को यूज़ करके हो और अवेलेबल इक्विपमेंट को यूज़ करके हो। जैसे ये देखें ये कुछ स्ट्रेंथनिंग स्कीम्स हैं कि कहीं पे एडिंग न्यू शेयर वॉल ऐड कर दी, कहीं पे ओपनिंग थी
ओपनिंग को क्लोज कर दिया, ठीक है, फिलिंग ओपनिंग। और मेसनी स्ट्रक्चर को, उसकी नेचर को थोड़ा सा यानी फ्लेक्सिबल करने के लिए उसको यानी कंक्रीट ऐड कर दी, एडिंग शॉर्टक्रीट टू एग्जिस्टिंग मैसनरी। ये मैसनी स्ट्रक्चर है, इसके साथ कंक्रीटिंग भी साथ कर दी ताकि ये ड्यूरिंग अर्थक्वेक ये ज़्यादा अच्छा बिहेव कर सके। एडिंग जैकेट टू आरसी फ्रेम मेंबर, जैसे कॉलम की एग्जिस्टिंग कॉलम की जैकेटिंग कर दी, ठीक है जी, एग्जिस्टिंग कॉलम की जैकेटिंग है, ये बीम की जैकेटिंग शो हुई हुई है। कहीं पे एडिंग वॉल, साइड वॉल्स प्रोवाइड कर दी, ये कॉलम है कोई, कॉलम के साथ हमने एडिशनल वॉल प्रोवाइड कर दी ताकि इसकी स्टिफनेस बढ़ जाए और लेटरल फोर्सेस को ये प्रॉपर रेजिस्ट कर सके। इसी तरह बिल्डिंग को ज़्यादा स्वे से बचाने के लिए एडिंग बटरसिस वॉल प्रोवाइड की, ये भी एक रेट्रोफिटिंग टेक्निक है। ये ब्रेसिस प्रोवाइड कर दी ताकि उसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट ना हो सके, तो ये ब्रेसिंग प्रोवाइड कर देते हैं। आमतौर पर स्टील स्ट्रक्चर में ये यूज़ होती है ब्रेसिंग। ये देखिए, ये स्टील स्ट्रक्चर है, ये स्टील बीम है, स्टील कॉलम है, और ये उसकी ब्रेसिंग की हुई है। इसी तरह अंडरपाइनिंग द फुटिंग, फुटिंग को भी इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। ये देखो फुटिंग को उसकी जैकेटिंग की हुई है, ये फुटिंग की जैकेटिंग की हुई है। तो ये रेट्रोफिटिंग के रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। नेक्स्ट एक लास्ट में पॉइंट है, 10 केस स्टडी है, 10 स्टोरी आरसीसी फ्रेम ऑफिस बिल्डिंग एट दिल्ली। तो ये एक बिल्डिंग थी जो ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन उसका 1981-82 था। इन्वेस्टिगेशन डन, बिल्डिंग व्हेन टेकन ओवर फॉर रिपेयर एंड मॉडिफिकेशन इन 1998, यानी 17-18 साल के बाद अब उसको यानी उसकी रेट्रोफिटिंग करनी है। इट वाज, उस वक़्त यानी 18 साल के बाद वो अनफिनिश्ड थी, अनप्रोटेक्टेड थी और अनकेयर्ड स्ट्रक्चर था। अब थ्रू रेट्रोफिटिंग उसको उसको फर्निश किया गया, उसको यानी प्रोटेक्टेड बनाया गया, यानी यूज़फुल बनाया गया। तो टाइप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड इट्स यूजेज, 10 स्टोरी आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर, originally planned and constructed as a hotel, and now it use was envisaged as office building। होटल से ऑफिस बिल्डिंग के लिए इसको गोया कि हम रेट्रोफिटिंग के बाद यूज़ करेंगे। प्लिंथ एरिया इतने हैं, ग्राउंड एरिया, फ्लोर एरिया, फुटिंग टाइप जो है वो पाइल फाउंडेशन थी। उसके बाद जब उसकी इंस्पेक्शन की गई तो आफ्टर इंस्पेक्शन उसमें ये विजुअल ऑब्जर्वेशंस आई। द सेंटर कोर ऑफ बिल्डिंग वाज मोस्टली unaffected and practically no distress was observed in the area except honeycomb in coffered beams and segregated concrete in columns। कहीं कहीं पे कॉलम में कंक्रीट सेग्रीगेटेड है और जो कॉफर बीम्स होते हैं उनमें वहाँ पे हनी कॉम्बिंग है कंक्रीट की। कोई मेजर ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है कि जिससे स्ट्रक्चर को गोया कि हम यूजफुल बना ही नहीं सकते। Relatively more number of structural element above level at the top were distressed compared to other level। with respect to level उसमें जो structure wear and tear है वो उसने उसको ऑब्जर्व किया। longitudinal crack observed in columns and beam, typical crack pattern correspond to rebar corrosion। क्रैक्स इस अंदाज के थे कि उससे आइडिया ये हुआ कि इसमें जो स्टील है उसकी क्रोजन हुई हुई है, उसकी वजह से कंक्रीट भी क्रैक है। स्पॉलिंग ऑफ कंक्रीट नोटिस्ड एट प्लेसेस, कुछ जगहों पे कंक्रीट गिरी हुई है, उसकी स्पॉलिंग हुई हुई है। कहीं पे रेनफोर्समेंट एक्सपोज हुई हुई है, ठीक है, उसकी रस्टिंग भी स्टार्ट हो गई है। एक्सटर्नल कॉलम एलिमेंट्स वर डिस्ट्रेस्ड मोर एज कम्पेयर टू इंटरनल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। जो बिल्डिंग के एक्सटर्नल कॉलम्स है उन पर डिटोरिएशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंटरनल स्ट्रक्चर्स। इस तरह उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस की और इन ऑब्जर्वेशंस के एविडेंस के तौर पे यानी गोया कि पिक्चर्स भी ली हुई हैं। कहीं पे क्रोयन है, कहीं पे रस्टिंग है स्टील की, और इन्वर्टेड बीम एज ए
सर्विस फ्लो रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉन्डिंग ऑफ वाटर, कहीं पानी खड़ा रहता है और पानी खड़ा रहने की वजह से स्टील के रस्टिंग हो गई, कवर फॉल ऑफ हो गए। ये बीम एट एक्सपेंशन जॉइंट लोकेशन, होलो widened RCC slab due to loosened cover concrete on account of corrosion of reinforcement, rusted shear stirrups in concrete, chipped column with exposed reinforcing being cleaned by sand blasting। अब उसके बाद यहाँ से उसकी रेट्रोफिटिंग स्टार्ट हो गई है, कहीं पे जैकेटिंग की है, कहीं पे जो है वो एपॉक्सी कोटेड किया हुआ है स्टील रेनफोर्समेंट को, कहीं पे जो है वो जो बीम डिटोरिएशन हुई हुई थी वहाँ पे उनकी कोटिंग कर रहे हैं, सही है, ताकि उसको यूज़फुल बनाया जाए। रिपेयर मटेरियल एप्लीकेशन टू सॉकेट ऑफ द आरसीबी बीम, बीम का जो पेंदा है उसको उसकी मरम्मत कर रहे हैं। ये उसको गया कि एग्जिस्टिंग बीम को रिपेयर किया, कहीं पे जहाँ पे हनी कॉम्बिंग थी वहाँ हनी कॉम्बिंग थी, वहाँ पे न्यू कंक्रीट की, कहीं एपॉक्सी ग्रोटिंग की, कहीं पे कवर जो है वो पूरा किया, फिर उसके बाद उसकी यानी कहीं शॉर्ट क्रीटिंग की है, कंक्रीटिंग की है। इस तरह कहीं पे जहाँ ज़्यादा डैमेज था तो स्ट्रक्चर को डिमोलिश करके रिकास्टिंग की हुई है ऑफ आरसीसी स्लैब। इस तरह ये स्ट्रक्चर की को थ्रू रेट्रोफिटिंग टेक्निक्स डिफरेंट उसको यूज़फुल बनाया हुआ है।